सभी को मैं नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीपीएससी के द्वारा अभी एक दिन पहले ही ऑडिटर मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, जिस जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड का। इसका जो सिलेबस है सेम टू सेम 67 या 68 का जो बीपीएससी का सिलेबस है मेंस का पेपर फर्स्ट और सेकंड का, जस्ट उसी तरह का है। इसमें भी आपका 300 मार्क्स का पूछता है पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में, और इसमें भी सेम सेक्शन है, मतलब कि सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी का हम वो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मेरे द्वारा चलाए जा रहे हैं डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से, या हमारे मेंस का जो टेस्ट ही चलता है उससे, या हमारे नोट्स से आया है, या जो मैं यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड किया हूँ पॉलिटी का या इकोनॉमी का, उससे जो क्वेश्चन डायरेक्टली आया है, मैं उसी का अभी आप लोग के सामने एक मॉडल आंसर डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचेगा मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन ये था इसमें कि हिस्ट्री के सेक्शन का एक क्वेश्चन है कि जनजातीय आंदोलन को नीचे के इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए, मतलब कि बॉटम टू टॉप, क्योंकि जो नेशनल मूवमेंट जो गांधी जी का हुआ है इसको कहीं ना कहीं कहा नहीं वो टॉप लेवल का मूवमेंट था, लेकिन जो हमारे देश में ग्रास रूट लेवल पे जो लोग जो रहते थे, ट्राइबल्स लोग, जनजाति लोग जंगलों में रहते थे, उनको नीचे से हम उभरते हुए मतलब कि इतिहास के रूप में जानते हैं। तो वही यहाँ कह रहा है कि जनजातीय आंदोलन को नीचे से उभरते इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी के भारत में चले आंदोलनों के लक्ष्यों, टारगेट्स एंड उसका नेचर, स्वरूप की व्याख्या करें। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी हमारे नोट से ही आया है, तो इसका भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। हालांकि इसका देखिए क्या क्वेश्चन का डिमांड है उसको समझ लीजिए। कह रहा है कि जनजातीय आंदोलन को नीचे से उभरते हुए, मतलब कि हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, नीचे से, ठीक ना, बॉटम से देखा जाना चाहिए। तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध के विजय के साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य की जिस तरह से आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक शोषण की नीति उन्होंने हमारे यहाँ लागू किया, उससे कहीं ना कहीं हमारे देश के जो ट्राइबल्स जो लोग थे, जनजाति लोग थे, उस पर काफ़ी बेड इम्पैक्ट पड़ा। तो इस शोषण के प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है जनजाति लोगों ने विरोध किया, ना केवल अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश शासन का, बल्कि वहाँ के लोकल ज़मींदार का भी, साहूकार का भी, या और भी जो शोषण के जो जितने भी एलिमेंट थे जो कि उनका शोषण करते थे, उन सब का जनजातियों ने काफ़ी विरोध किया था। तो वही है, तो ये दिखाना था। और सबसे मेनली बात है कि जो 19वीं सेंचुरी में जितना भी ट्राइबल्स मूवमेंट चलता है, जनजाति विद्रोह, उसका आपको एग्जाम्पल दे के लिखने, जैसे कोल हो गया, हो गया, उसके बाद आपका जो अहोम है, या संथाल जो है कि आपका जो विद्रोह मेनली है, या इसमें आपको चूँकि ये 19वीं सेंचुरी की बात कर रहा है तो इसमें आपका जो है बिरसा मुंडा भी लिख सकते हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा का जो समय काल जो है ना 1895 से लेके 1900 तक है। तो आपको मेनली संथाल, बिरसा और भी जो छोटे मूवमेंट है जनजाति का, उसका एग्जाम्पल लेते हुए इनका क्या लक्ष्य था। देखिए, इनका लक्ष्य तो सबसे पहली बात था कि भाई अपने क्षेत्र से दिकुओं को भगाना, मतलब इसका मतलब कि पहला जो लक्ष्य आप लिखिए इनका राजनीतिक लक्ष्य, कि दिकुओं को अपने क्षेत्र से भगाना था, मतलब बाहरी लोगों को भगाना था, ब्रिटिश हो या वहाँ का ज़मींदार हो। फिर इनका जो है ना स्वराज का लक्ष्य था। आप देखिएगा बिरसा मुंडा मूवमेंट हो, या जो आपका जो संथाल विद्रोह है, जो सिंधु कान्हू, ये सब है, इनका क्या, हमको स्वराज चाहिए, अपना राज चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोग का जो टारगेट था स्वराज था, दिकों को भगाना था। फिर उसके बाद अपनी तरह का जो पुरानी सिस्टम इसके यहाँ लागू था उसको लागू करना था, अपने संपत्ति पर, अपने ज़मीन पर अधिकार करना था। ये सब इनका मेन लक्ष्य था, तो मेरे नोट्स में दिया हुआ है। उसके बाद इसका जो स्वरूप है, स्वरूप जो नेचर है, अब देखिए जितना भी जनजाति विद्रोह हुआ है 19वीं सेंचुरी, उसका स्वरूप क्या, स्वरूप तो बस सिंपल सी बात है कि जनजाति विद्रोह है ये। फिर ये आपका जो है ना हिंसक विद्रोह हुआ है। उसके बाद जो है ना इसमें जो है ना आपका जो ये जैसे कि कहते हैं कि नहीं सुधारवादी, जैसे कि आपका जो बिरसा मुंडा है या जो संथाल है, वो सब क्या था, एकस्वरवाद का नारा लोग दिए थे। तो कहीं मतलब स्वरूप जो इसका ना एक जटिल है, स्थानीय है,
कहीं ना कहीं स्वतंत्रता से भी ये इसका स्वरूप आप जोड़ सकते हैं। ये सब को आपको लिखना था। मैं इसका क्वेश्चन कल भी अपने टेलीग्राम के जो ग्रुप में जो मेरा डेली प्रोग्राम चलता है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हूँ कि बिरसा मुंडा के आंदोलन का स्वरूप का व्याख्या करते हुए इसके महत्व को लिखा है। तो मैं सेम में क्वेश्चन दिया, तो यही पर आपका ये आंसर यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मैं अलग से मैं इसका एक बना के दिखा दूंगा। तो यहाँ पे अब जो दूसरा क्वेश्चन जो इसका था, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या आप समझते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्वविहीन आंदोलन था, बिहार में इस प्रगति पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा बात यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या एक लीडरलेस मूवमेंट था, आप क्या इस बात से सहमत हैं? तो आप इसको लिखना था। दूसरा कि बिहार में इस आंदोलन की प्रगति पर प्रकाश डालिए। अब देखिए मैं जो क्वेश्चन दिया था अपने डेली प्रोग्राम में, और ये मैं इसका मुनाफा अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आज से कुछ दिन पहले मैं शेयर किया था। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था कि बिहार के विशेष परिप्रेक्ष्य में भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप, विस्तार और प्रभाव का विश्लेषण करिए। डायरेक्टली क्वेश्चन देखिए विस्तार से पूछ लिया और प्रभाव से पूछ लिया, बाकी स्वरूप से पूछा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि स्वरूप में देखिए आपको सिंपल सा, सबसे पहले आपको इसका एक भूमिका लिखना पड़ेगा। सिंपल की भूमिका कि भारत छोड़ो आंदोलन जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की एक अंतिम लड़ाई थी, जिसमें महात्मा गांधी के करो या मरो के नारे के साथ ने भारतीय जनमानस को काफ़ी प्रभावित किया, और पूरा देश जो है गांधी जी के इस आह्वान पे इस पवित्र आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसका सबसे बड़ा उत्कृष्ट आपको बिहार में ही देखने को मिला। मतलब कि एक ऐसा भूमिका, में बार बोलता हूँ भूमिका एक ऐसा लिखिए जिसमें कि आपका पूरे क्वेश्चन के डिमांड को आपने बेहतर ढंग से पूरा कर पाएँ। यहाँ जो प्रश्न का देखिए जो आपका डिमांड है कि यहाँ पे कि क्या स्वतः स्फूर्त था और जो बिहार में प्रगति था, तो मैं इस तरह से आप इसको करके लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड दिखा दें कि ये क्यों हुआ, किस में असफलता था, अगस्त प्रस्ताव को असफलता था, और भारतीयों को जन्म मतलब ज़बरदस्ती जो द्वितीय विश्व में शामिल, इसका क्या था मेन कारण था क्विट मूवमेंट का शुरू होने का। अब यहाँ मेनली जो है कुछ जैसे ही 8 अगस्त को ग्वालियर में बैठक हुआ तो गांधी जी ने यहाँ कुछ तो कुछ दिशा निर्देश दे दिए थे। कि दिशा निर्देश क्या दिए थे लोगों को कि पहली बात तो क्या, सरकारी सेवक और सैनिक त्याग पत्र ना दें लेकिन कांग्रेस के प्रति राजभक्ति घोषित कर दें, छात्र आत्मसम्मान के साथ इसको लेना छोड़ दें, किसान लगान ना दें, राज्य में जनता का सहयोग ना करें। अब देखिए यहाँ गांधी जी जो है ऑलरेडी पहले ही दिशा निर्देश दे दिए, और आप अगर देखेंगे गांधीयन मूवमेंट को तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी ऑलरेडी जब उनका जो मूवमेंट नहीं चलता था वो कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य करते रहते थे। जैसे मान लीजिए कि छुआछूत को ख़त्म करना या चरखा को चलाना या और भी महिलाओं को शिक्षित करना, ये सब उनका रचनात्मक कार्य चलता रहता था हमेशा। और इन रचनात्मक कार्य से कहीं ना कहीं जनता तो प्रशिक्षित हो ही रही थी। हाँ, ये अलग बात है कि इस मूवमेंट में मतलब कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी को सुबह ही गिरफ्तार कर दिया गया, और जो कांग्रेस के जो प्रथम पंक्ति के नेता थे, चाहे गांधी जी हो, राजेंद्र प्रसाद हो या और भी जो लोग थे, कांग्रेस के प्रथम पंक्ति को नेता को गिरफ्तार करने के बाद चूँकि कोई दिशा निर्देश देने वाले नहीं बचे, तो इसलिए कहा जाता है कि ये मूवमेंट स्वतः स्फूर्त था। हाँ, जैसे बिहार में देखिए आपको जब कांग्रेस के प्रथम पंक्ति नेता गिरफ्तार वहाँ भी स्वतः स्फूर्त था, और पूरे देश में देखिएगा। तो ये आप लिख सकते हैं कि हाँ, जब पहले दिन जब इन लोगों को गिरफ्तार कर गया तो स्वतः स्फूर्त दिखाई पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पहले फिर रचनात्मक कार्य चलाए जा रहे थे, जिसका फॉलो देश की जनता ने इस मूवमेंट में किया। मतलब कि पिछले आप समझिए कि गांधीयन युग तो 1915 शुरू हुआ है, और पिछले समझिए कि 30 वर्षों में जो है ना हमारे देश की जनता गांधी जी के जो मूवमेंट का जो मेन रणनीति था वो फिर कहीं ना कहीं शिक्षित परिचित हो ही गई थी। तो वो आपको यहाँ ऐसे एग्जाम में क्या करना था, इस पर को लिखना था। यहाँ देखिए यहीं पे मैं यहाँ पे देखिए स्वरूप में ओवरऑल में, चूँकि मैं स्वरूप अपने क्वेश्चन में ओवरऑल पूछा था, यहाँ देखिए स्वतः स्फूर्त या नेतृत्वविहीन, हिंसक प्रवृत्ति, जन आंदोलन दल, ब्रिटिश विरोधी और सामंत सरकार, इस सब इसका स्वरूप था। आपको यही में देखिए मैं लिख दिया यहाँ पे कि भारत के साथ साथ बिहार में भी यह आंदोलन जो है ना स्वतः स्फूर्त व नेतृत्वविहीन था। हालांकि गांधी जी पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनमानस को आंदोलन हेतु प्रसिद्ध कर दिए थे, जिस कारण कांग्रेस के द्वितीय पंक्ति के नेताओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो आप जो मैं डिस्कस किया, आप इस बात को आगे क्या कर सकते हैं, लिख के ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद देखिए चूँकि जो इसका कहीं पर बिहार में इसका क्या प्रसार था, देखिए बिहार का देखिए यहाँ बिहार का विस्तार है। देखिए सुबह यहाँ मैं लिख दिया हूँ 9 अगस्त को ही सुबह राजेंद्र प्रसाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में राज्य के सभी स्कूल सब बंद हो गया,
11 अगस्त को आपको पता है पटना सचिवालय हत्याकांड होता है, जिसमें कि छात्र मर जाते हैं। फिर 12 अगस्त को इसी गोलीकांड के विरोध पूरे पटना में आपका बंद होता है। इस वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, ठीक ना। फिर और इसमें सबसे बड़ी आज़ाद दस्ता की आपकी क्या थी, भूमिका थी। तब मैं देखिए यहाँ पे कैसे ये मैप में बिहार का यहाँ मैप बता दिया कहाँ कहाँ क्या हुआ। फिर देखिए क्या क्या किस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या गतिविधियाँ हुई, ये सब देखिए क्या, ये सब आंसर जब लिखें तो आपके आंसर क्वालिटी आप काफ़ी बढ़ेगा। बाकी ये हो गया, तो ये इस तरह से आपको बिहार के बारे में इसमें क्या करना था। अब देखिए मैं प्रभाव भी दिखा दिया, क्योंकि प्रश्न में आप दिखा सकते हैं इसका कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ा, कुछ पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। पॉजिटिव तो ये पड़ा कि भारत आज़ादी की मांग तेज हो गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने कहा कि भारत को आज़ाद कर दो। नेगेटिव ये पर भारत का बंटवारा हो गया, सब मैं यहाँ ऑलरेडी पहले बता दें, आप वीडियो पॉज करो देख सकते हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन आप यहाँ पे अंतिम निष्कर्ष लिख दें, ठीक ना। तो अब जो दूसरा जो क्वेश्चन था यहाँ पे ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन था रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में क्वेश्चन है, उनके मानववाद की विचारधारा के को लेके पूछा है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। हाँ, यानी क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन में मानववाद का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन है, मतलब कि उनका जो मेन जो फिलोसफी पे मानववाद कहाँ तक है। अब मैं यही सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए दूसरे लैंग्वेज में बना के दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो है ना आंसर यहाँ पे ये देखिए, मैं ये प्रश्न दिया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर के संपूर्ण चिंतन के केंद्र मानव है। इस कथन के आलोक में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार व दर्शन पर चर्चा कीजिए। सेम टू सेम, खाली क्वेश्चन का लाइन अलग है, वर्ड अलग, बाकी तो आंसर वही होना है। बस देखिए यहाँ पे मैं दिखा दिया था। हालांकि मैं इसका वीडियो नहीं बनाया यूट्यूब पर, लेकिन ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पे ना मैं अपलोड कर दिया था और बहुत लोगों ने इसको देखा भी है। अब देखिए यहाँ पे वही लिखना था कि टैगोर का विचारधारा कैसे मानववाद है। मतलब अगर ये टैगोर की विचारधारा है पूरा, मान लीजिए अगर ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अगर पूरा विचारधारा है, इनके पूरे विचारधारा के केंद्र में मानव है, ह्यूमन है, ठीक ना। तो यहीं पे देखिए यहाँ पे क्या आप भूमिका लिख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के सांस्कृतिक विरासत के उत्कृष्ट व्यक्तित्व थे, जिन्होंने समकालीन विश्व में मानव चिंतन पर अत्यधिक प्रभाव डाला। उनका यह प्रभाव राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचार विश्वास में स्पष्ट परिलक्षित होता है तथा उनकी मानवतावादी विचार वर्तमान परिदृश्य में भी सटीक प्रतीत होता है। मैं यहाँ पे उनकी वर्तमान की प्रासंगिकता को भी दिखाने को, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा जब भी कभी आप किसी का भूमिका लिखें, खास करके विचारधारा का कोशिश करके वर्तमान में क्या रिलेवेंस है। अगर गांधी जी का कोई विचारधारा है, नेहरू जी की विचारधारा है, या भीमराव अम्बेडकर की कोई विचार, तो वर्तमान में क्या उसका रिलेवेंट है, ये आप जब तक नहीं लिखें तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आगे देखिए मैं इसमें क्या लिखा हूँ कि मानवतावादी विचार के अनुसार मनुष्य ही सर्वोपरि, उनका मानना था कि मनुष्य ही सर्वोपरि है। लौकिक शक्ति के विपरीत इहलौकिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करता है। मनुष्य में प्रेम और सौहार्द की भावना की बात ये करते थे। बाकी रविन्द्रनाथ का जो मानववाद था, इन्होंने ये बोलते थे उस समय कि इनके अनुसार मेरा धर्म मानव का धर्म है, जिनमें अनंत की परिभाषा मानव, मतलब कि अनंत की परिभाषा ही मानवता ही है। वे मानते थे कि व्यक्ति का हित समाज व राज्य के हित से व्यापक होता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मानवता हेतु कार्य करे, तभी विश्व में शांति प्रगति लाई जा सकती है। वे प्रत्येक व्यक्ति को विश्व का नागरिक मानते थे। उनके अनुसार मनुष्य का होना ही मनुष्य की आवश्यकता। कितना साल उन्होंने बोला था, मनुष्य का होना ही मनुष्य की आवश्यकता, इसलिए कठिनाई के समय मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। इस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने मानववाद की सूक्ष्म व्याख्या की, विश्व समुदाय को शांति का मार्ग दिखाया। आगे हम दिखाएं उपरोक्त मानवतावादी विचार के इर्द गिर्द ही उनकी अन्य विचारधारा भी दिखाई पड़ती है, और उनकी यही विचारधारा उनके साहित्य में या कहानी नाटक में हमको दिखाई पड़ता है। अब देखिए हमने रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन और आयाम में दिखा दिया कहाँ कहाँ, जैसे कि राजनीतिक में है या सामाजिक में है, सांस्कृतिक में है, आर्थिक में। अब सब में यहाँ देखिए राष्ट्रवाद, टैगोर शुद्धतः राष्ट्रवादी थे, परंतु वे संकीर्ण और उग्रवाद राष्ट्रवाद के विरोधी थे। उनका मानना था राष्ट्र जो है ना मानव के ऊपर नहीं है, राष्ट्र जो है ना मानव के ऊपर नहीं है, और तथा मानवतावाद देशभक्ति के ऊपर है, इनका मानना था। फिर उनका अगला कौन था, यह था अंतर्राष्ट्रीयवाद। वो मानते थे कि उनकी इस विचारधारा में भी मानव ही केंद्र में है। वे मानते थे कि व्यक्ति किसी राष्ट्र या राज्य के राजनीतिक सीमा से परे है, मानव को उस बीच शांति है तो अनिवार्य मानते थे। वे चाहते थे कि पश्चिम व पूर्व की मानवता सम्मत आपस में मिल जाए, मतलब कि वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर। अगला था स्वतंत्रता। वे राजनीतिक स्वतंत्रता के ज़्यादा महत्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देते थे। वे मानव की योग्यता और प्रतिभा पर विशेष बल, मतलब उनका पूरा कॉन्सेप्ट ही मानव पर था। आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी लोकतंत्र देखिए, वो कहते कि लोकतंत्र के पुरजोर समर्थक थे। उनका मानना था कि, लेकिन उनका मानना था कि इसमें जनता की क्या है वो भागीदारी, मतलब मानव की भागीदारी, इसमें किसी भी अधिनायक बाद मतलब कि डिक्टेटरशिप की अनुपस्थिति हो। शिक्षा संबंधी विचार में वही इनके देखिए इनका था, व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते थे जिससे मानव का क्या हो सके, विकास हो सके।
फिर वंचित समूह के प्रति मानवतावाद था, जो भी समाज में मान लीजिए कुछ छुआछूत था, ये सब चीज़ में बहुत उनसे जो अच्छा नहीं मानते थे, समाज के कलंक मानते थे। फिर धार्मिक विचार में उनका वो मानव को ही प्रेम का भाषा समझाते थे। आर्थिक विचार में देखिए वो कहते थे कि आर्थिक विषमता गलत चीज़ है, और यहाँ पे वो मानववाद की बात करते थे कि हर एक विचारधारा में उनका मानववाद ही सर्वोपरि था। यही क्वेश्चन का मेन क्या था, साहित्य विधा में देखिए उन्होंने जो भी बुक लिखा है सब में मानवता दिखा, चाहे गीतांजलि हो या साधना हो, गोरा जैसे किताब में उनका सामाजिक कुरीतियों का वर्णन करते उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन विचार में मानव ही केंद्र में है। मानवता के असीम पुजारी थे और मानव के कष्टों से राहत छुटकारे और बोध हेतु अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। और वर्तमान वैश्विक राष्ट्रीय परिदृश्य में जहाँ मानव के बीच राष्ट्र के बीच संघर्ष व्याप्त है, उस जगह टैगोर के मानवतावादी विचार और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। अतः मानव समुदाय को टैगोर के विचार व दर्शन से सीख लेते हुए विश्व शांति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे करके आप अगर लिखेंगे तो हमको इसमें आराम से आपको 24-25 नंबर मिल जाए, क्योंकि जब मैं यही लिख के 24-23 नंबर लाया तो आप भी आराम से ला सकते हैं, बीपीएससी में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम जो पूछा था कि मौर्य कला की विशेषता, ये टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है और मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा इस प्रश्न का। देखिए क्वेश्चन ये था कि मौर्य कला की, सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन दे दिया था कि मौर्य कला की विशेषता को बताइए। देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, मौर्य कला की प्रमुख विशेषता होता है। और यही क्वेश्चन सेम टू सेम मेरा जितना भी टेलीग्राम ग्रुप पे मैन फाइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, सेम टू सेम मैं यही क्वेश्चन जो है ना ग्रुप में दिया था लिखने के लिए, और सब लोगों ने लिखा था। इसका मैं मोरल ऑफ यहाँ पे भी डिस्कस किया था यूट्यूब पे भी। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम था यहाँ पे कि मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। हालांकि मैं इसमें एक और जो था कि इसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता ये भी, लेकिन क्वेश्चन पहले पार्ट से आ गया। अब देखिए इसको मैं सिंपल सा ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग इसका सिंपल देख लीजिए। वही कि सबसे पहले तो वही कहना कि मौर्य कला के शासकों ने जहाँ एक तरफ विशाल साम्राज्य की स्थापना कर राजनीतिक और आर्थिक ऊंचाई को प्राप्त किया, वहीं दूसरी ओर भारतीय कला संस्कृति को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि सम्राटों की प्रेरणा से राष्ट्रीय कला उच्चतम स्तर प्राप्त कर वहीं लोक कला के दृष्टिकोण से उन्नत काल रहा था। मौर्य काल में नए तत्वों का समझ और वही जाके जिसका प्रभाव आज भी बना। मतलब कि हम भूमिका भी लिखते हैं तो आपको वर्तमान से हमेशा जोड़ के, बाकी कई लोग तो सिर्फ क्या करेंगे मौर्य कला में वही स्थापत्य कला दिखा देंगे, नहीं। मौर्य कला की विशेषता सिंपल ऐसा लिखिए कि इसकी विशेषता क्या, राजकीय और लोक कला का मिश्रण था, विविधतापूर्ण था, भवन था, स्फूर्त सब बना हुआ था, बौद्ध धर्म का प्रभाव था, अर्थव्यवस्था का इंजन था, प्रशासन के साधन थे। फिर अन्य लिखिए और चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया था। ये इनकी विषय ऐसा तो लिखेंगे तभी आपको नंबर क्या होगा मिलेगा। और मैं देखिए सबका वही फिर वही राजकीय कला के क्या तत्व थे, सबका विशेषता देखिए। राजकीय कला में राजप्रसाद का विशेषता क्या था, फिर यहाँ पे देखिए स्तंभ का क्या विशेषता था, बलुआ पत्थर से बना, एकाश पत्थर से बना हुआ है, स्तूप का क्या विशेषता था, कंदरा क्या विशेषता, लोक कला की क्या विशेषता, मूर्ति कला, सबका मैं यहाँ पे विशेषता लिख के आंसर को ख़त्म करने का। और वर्तमान में प्रासंगिक, हालांकि एग्जाम से उसमें पूछ नहीं रहा है, इसलिए आप इसी को जो है ना विशेषता को और बड़ा कर दीजिएगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका हो गया। तो ये हिस्ट्री का मैं 3 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जो कहीं ना कहीं हमारे डेली प्रोग्राम और मेरे नोट से ही आया था। अब देखिए सेक्शन फॉर जीएस पेपर 2 में जो सेक्शन 2 जो जिसमें इकोनॉमिक्स का सेक्शन आता है उसका क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या पूछा था कि भारत में हरित क्रांति का कृषि के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब कि ये हरित क्रांति का क्या सकारात्मक और क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है वही आपको लिखना था। अब देखिए इसका जो मैं दिया था नोट्स, और इसका ना इस नोट्स का वीडियो यूट्यूब पर बना जिसमें भारतीय कृषि पढ़ाया हूँ, उसमें मैं इस चीज़ का डिस्कस किया हूँ। तो देखिए सिंपल सा चूँकि हरित क्रांति का क्या इम्पैक्ट पड़ा वो पूछ रहा है, तो सिंपल देखिए क्या करना है कि पहले लिखना है कि भारत सरकार द्वारा 1966 में कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के दिशा निर्देश पर नई कृषि नीति अपनाई गई, जिसके तहत अधिक उपज बीज रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया और जिससे जो है ना हमारा फसल उत्पादन का भी बढ़ गया था। उसी को हमने हरित क्रांति नाम, इतना पैसा लिख के तब यहाँ पर आप लिखते कि हरित क्रांति सिंपल प्रभाव देखिए। ऑब्वियसली सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ देखिए कृषि पर प्रभाव पड़ेगा। ऑब्वियस जब कृषि पर प्रभाव पूछे सकारात्मक क्या हुआ, कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुआ। यहाँ देखिए मैं लिख दिया हूँ, आप यहाँ लिख सकते हैं डेटा देखे। जब तक इस प्रश्न में डेटा नहीं लिखा आपको नंबर नहीं मिलेगा। कितना यहाँ लिख सकते हैं कितना टन उत्पादन अभी लेटेस्ट में जो लगभग 300+ मिलियन टन हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। फिर कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुआ और उत्पादकता में वृद्धि मतलब पर हेक्टेयर में वृद्धि हुआ। लेटेस्ट डेटा लिख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर देखिए जब कृषि में क्या निर्यात में वृद्धि हुआ दिखा सकते हैं। पहले कितना आयात करते थे, अब देखिए हम दुनिया को बेच रहे हैं। फिर कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है।
फिर ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुआ है, और कहीं ना कहीं भूमि सुधार तो इसी हरित क्रांति की वजह से हुआ है, ठीक ना। और रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि, ये सब ना कहीं कृषि पर इसका क्या है प्रभाव, और कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ है। इसे आप लिख सकते हैं कि अब जो कृषि पर उदारीकरण का प्रभाव पड़ा है, अब किसान पूरे ग्लोबली हो गए हैं, ये सब कहीं ना कहीं हरित क्रांति का आप लिख सकते हैं। लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है, सीमित फसलों पर ध्यान दिया गया है, सिर्फ चावल और गेहूं पर ध्यान, बाकी मोटे अनाज पर ध्यान नहीं दिया गया है। क्षेत्रीय असमानता काफ़ी ज़्यादा हो गया, पलायन की संख्या, ऐसा आप निगेटिव बात इसको ना लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या, मृदा अपरदन हो गया है। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि पर्यावरण समस्या, चूँकि भूजल कम हो गया है, लवणीय मृदा हो गई, जल क्रांति हो गई, वनोन्मूलन हो गया, और प्रदूषण भी फैल गया है। मतलब आप अंतिम वही निष्कर्ष कि हाँ, अतः इससे जो है ना हरित क्रांति से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ा है। अतः हमको द्वितीय हरित क्रांति को अपनाकर समावेशी विकास, जैविक कृषि पर फोकस करना चाहिए। ऐसे इसको प्रश्न आप लिखना था। देखिए दूसरा जो प्रश्न था इसी में इकोनॉमिक्स सेक्शन में कि जनसंख्या वृद्धि वरदान और अभिशाप दोनों है, भारत के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के साथ कथन की क्या कीजिए समीक्षा। मतलब कि जनसंख्या का आपको डेटा फैक्ट लिखते हुए कैसे वरदान है, कैसे आर्थिक विकास में हमें योगदान सकता है वो, और कैसे इससे गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ता है, ये आपको डेटा के साथ जब तक नहीं लिखते तो इसका आपका अच्छा आंसर नहीं होता। और देखिए सेम टू सेम, देखिए मैं जो क्वेश्चन दिया था, ये देखिए डे 4 का क्वेश्चन था डेटा फिट प्रोग्राम में, विकास के लिए बढ़ती जनसंख्या एक प्रमुख बाधक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। मतलब सिर्फ वही हमने घुमा के पूछा है, उसने पूछा है दोनों चीज़। तो आप इसका देखिए आपको कैसे लिखना था, इसमें सिंपल देखिए क्या लिखना था कि किसी देश का सामाजिक आर्थिक विकास वहाँ की कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर करती है, लेकिन जब जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि हो जाए तो देश के सामने एक गंभीर चुनौती बन जाती है। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की विशाल जनसंख्या को यदि रोजगार को फल नहीं प्राप्त होगा तो भविष्य में यह मुख्य समस्या बन सकता है। फिर आप देखिए हमें डेटा जनगणना 11 के अनुसार भारत में लगभग 121 करोड़ हो गया। अभी हाल ही में आप लिख सकते हैं कि हम जो रिपोर्ट बताती है कि हम अब चाइना को पीछे छोड़ने वाले कुछ दिनों में, आप ये डेटा लिख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो है ना आगे इसमें कि इस प्रकार, और हमारे देश में क्या भूमि काफ़ी कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक ना, और बढ़ती जनसंख्या कई तरह की समस्या ला देगी, तो कहीं ना कहीं अभिशाप है। तो अभिशाप देखिए कैसे है, संसाधन में दबाव बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास ज़मीन का जो लैंड का एरिया तो फिक्स है, आबादी काफ़ी बढ़ रहा है, और जब आबादी बढ़ेगा तो हमारे यहाँ लघु सीमांत किसान संख्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़मीन का साइज़ काफ़ी छोटा हो जाएगा। फिर तो प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाएगी। ये सब कहीं ना कहीं जो है ना बेड इम्पैक्ट पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अब देखो मैं लिख दिया हूँ। फिर मानव संसाधन कम खर्चा, क्योंकि अगर आबादी ज़्यादा होगा हमको शिक्षा स्वास्थ्य पर अधिक खर्चा करना पड़ेगा, और कहीं ना गरीबी का दुष्चक्र हो जाएगा, इसको देख सकते हैं। और महंगाई बढ़ जाएगी, कार्यबल की क्षमता को फलता में कमी आ सकती है। तो ये सब ना कहीं ये अभिशाप ही तो हमारे लिए है। तो आपको यही लिखना था कि इस प्रकार देखा जाए तो अत्यधिक आबादी कामकाजी संस्थाओं की अक्षमता की ओर ढकेल देती है तथा देश के बुनियादी ढांचे, चिकित्सा सहायता सुविधाओं और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों को असफल बनाती है, साथ ही देश के आर्थिक विकास को भी रोक देती है। अब ये तो हो गया अभिशाप, ठीक है, परंतु यदि देश की बढ़ती आबादी को उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, रोजगार आदि मुहैया कराई जाती है, वह देश की आर्थिक विकास का मुख्य वाहक भी बन सकती है। इसे हम निम्न रूप में देख सकते हैं। इसका भी मुनाफा दिया हुआ है ग्रुप में, टेलीग्राम पे, सॉरी यूट्यूब पे। अब देखिए लिखा हुआ यहाँ शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, जनसंख्या अधिक है तो परिणाम क्या आएगा, उच्च वृद्धि होगा, उत्पादन बढ़ेगा। ये आप कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या हो जाएगा, वरदान साबित हो सकता है। देश का आर्थिक विकास होगा ओवरऑल। तो मैं ये लिख दिया हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भी कहता है कि एक रिपोर्ट कहती है कि यदि भारत अत्यधिक जनसंख्या संयोग से जनसंख्या लाभांश के रूप में, अर्थात यहाँ की आबादी युवा है, अगर इसका हम यूज करें तो पूरे दुनिया का हम लेबर क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। वही देखिए मैंने अपनी मानव संसाधन को आधुनिक बाजार की मांग से हम लोग अपना 60% करके दुनिया में भेज सकते हैं। आगे लिखें भारत में कृषि उद्योग सेवाओं के क्षेत्र में कुशल श्रम की आवश्यकता है, उसको हम ट्रेनिंग देके इसको और भी बेहतर कर सकते हैं। और इसके हम यहाँ पर अलग अलग में भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर, इसको भी हमने यहाँ पे लिखकर दिखा दिया है। और अंत में देखिए निष्कर्ष लिखे हैं कि निष्कर्ष इस बढ़ती जनसंख्या देश के सामने चुनौती व अवसर दोनों हैं, ठीक है ना। इसलिए सरकार एक तरफ जहाँ जनसंख्या नियंत्रण कर इस पर ध्यान देना चाहिए, वहीं मौजूद कार्यशील आबादी पर निवेश और कर पूंजी निर्माण लायक बनाया जाए ताकि जनसंख्या बोझ ना बन पाए और 2030 तक भारत सतत विकास लक्ष्यों को पूरा कर पाए। आप ऐसे इस प्रश्न को लिख सकते हैं।
अब ये जो है क्वेश्चन है पॉलिटी के सेक्शन का। पॉलिटी के सेक्शन में क्वेश्चन पूछा था कि मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। मतलब कैसे एक दूसरे के एक कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री टू ईच अदर है, इसके फेवर में आपको सपोर्ट में कुछ कुछ रीजन्स भी देने थे। अब देखिए इस प्रश्न को मैं जब बता रहा था फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी इसी यूट्यूब के वीडियो पे, तो वहाँ मैं इस चीज़ का जिक्र किया था कि अगर ये प्रश्न आएगा तो उसमें क्या क्या पॉइंट आपको लिखने थे। तो देखिए उसी का मैं यहाँ पे आपको एक मॉडल दिखा देता हूँ। देखिए कि ये जो है क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे लिखना था कि देखिए क्वेश्चन का डिमांड यही है कि आप दिखाएं कि आर्टिकल के थ्रू एग्जाम्पल के साथ कैसे कैसे दोनों एक दूसरे के क्या है पूरक है। अभी मैं इसका कंप्लीट आपको दिखा देता हूँ मॉडल कैसे इसका आपको लिखना था। सबसे पहला बात आपको यहाँ क्या करते कि दिखाते कि मूल अधिकार राज्य के नीति निषेध तत्व एक ही रथ के दो पहिए हैं। ये किसने कहा था? ये मिनर्वा मिल्स विवाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय ने ये कथन में अपना स्टेटमेंट दिया था। यहाँ से अगर आप शुरू करें तो आपके नंबर ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन यूज कर दिया। आगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 में वर्णित मूल अधिकार व नीति निषेध तत्व दोनों ही संविधान ढांचे के अभिन्न अंग हैं तथा भारतीय नागरिकों के मानवाधिकार को संरक्षित करते हैं। जहां मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन कर देते हैं, वहीं नीति निषेध तत्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। मैं यहीं पे दिखा दिया कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्या है, कोरिलेट है। अब यहाँ देखिए ये जो मैं यहाँ पे फ्लोचार्ट बनाया हूँ, ये इसको समझिए कैसे पूरक है। देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ बीच में पूरक, यहाँ लिखा हूँ डीपीएसपी, यहाँ लिखा हूँ फंडामेंटल राइट। अब देखिए कैसे पूरक है। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट राजनीतिक न्याय देता है और ये देता है आर्थिक और सामाजिक न्याय। ये फंडामेंटल, ये व्यक्तिगत हित हैं, ये समुदाय के हित हैं। ये निगेटिव है फंडामेंटल, ये आपके पॉजिटिव है। और ये कहीं ना कहीं साधन है फंडामेंटल, और ये कहीं ना कहीं साध है, मतलब कि हम अधिकार का प्रयोग करके अपने साध तक पहुंच सकते। साधन तो रास्ता है और साध मतलब वहाँ लक्ष्य मेरा है। तो इतना आपको फ्लोचार्ट बनाना था। तब आप यहाँ देखिए मैं यहाँ क्या लिखा हूँ पूरक अवधारणा में कि भाग 3 में वर्णित 6 प्रकार के मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को सामाजिक व व्यक्तिगत अधिकार को संरक्षित करता है, वहीं भाग 4 में वर्णित डीपीएसपी आर्थिक और सामाजिक अधिकार को मजबूती प्रदान करता है। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हमको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तीनों न्याय चाहिए। तो जहां हमको फंडामेंटल राइट हमको राजनीतिक अधिकार देता है, वहीं हमको डीपीएसपी आर्थिक और सामाजिक देता है, तो कहीं ना कहीं पूरक है। अब यहाँ आपको इस बात को एग्जाम्पल से लिखना था। जैसे आर्टिकल 14 में विधि के समता, विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान, वहीं अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता को समाप्त करने का दिशा निर्देश राज्य को दिया गया है। मतलब कि फंडामेंटल राइट में एक तो समानता की बात किया गया है, कहा गया है, और यहाँ पे भी डीपीएसपी में वही बात है, एक दूसरे पूरक हो गया। आगे आर्टिकल 19 देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि अभिव्यक्ति आज़ादी दिया गया है, व्यक्तिगत अधिकार दिया। वहीं अनुच्छेद 39B में समुदाय के हितों से संबंधित भी जो है ना राज्य सरकार को करने का दिशा निर्देश दिया गया। 21 में लिखा है कि 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को निर्धारित करता है। वहीं अनुच्छेद 41 काम पाने के, शिक्षा पाने के और बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता दशाओं में सरकारी सहायता से प्रेरित है। अब देखिए जीवन जीने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, शिक्षा पाना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे को देखिए मैं कैसे एग्जाम्पल से कोरिलेट किया हूँ, आप ये सीखिए। इसी को बोलते हैं आंसर राइटिंग सीखना। कई लोग मैसेज करते हैं फिर हमको लिखने ही नहीं आता है। इतना डिटेल से बता रहा हूँ कैसे लिखा जाए, कहाँ भूमिका, कहाँ बॉडी पार्ट, कहाँ निष्कर्ष। अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ कि यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में अनुच्छेद 21 का विस्तार कहीं ना कहीं नीति निषेध तत्वों में शामिल इन प्रावधान को किया है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, न्यूनतम मजदूर का अधिकार। ये सब सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं डीपीएसपी को ही लेकर ऐसा निर्णय दी है। आगे लिखना मौलिक अधिकार वर्णित पर है, अधिकार व्यक्तिगत अधिकार पर है, जबकि डीपीएसपी क्या है, सामूहिक है। मतलब कि पहले ये आपको व्यक्तिगत अच्छा करता है फंडामेंटल, फिर आपको समाज के लिए भी करता है, मतलब पूरक हो गया आपके लिए। फिर उदाहरण दीजिए अनुच्छेद 25 जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता को अधिकार
को करता है। अनुच्छेद 44 जो है ना समस्त नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात करता है। देखिए हर एक में एग्जाम्पल क्यों दिया, ताकि एग्जाम क्वेश्चन का डिमांड है ये। और सबसे बड़ी बात, मौलिक अधिकार बताता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है, जबकि डीपीएसपी तत्व बताते और उसे क्या दिया जाना बाकी। जैसे एग्जाम्पल अनुच्छेद 17 ठीक है छुआछूत का अंत तो करता है, जबकि अनुच्छेद 46 एसटी और समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन व सामाजिक और न्याय व शोषण से सुरक्षा की बात करता है। ऐसे एग्जाम्पल जब पुट करें तो आपको नंबर इसमें 24-25 आराम से मिल जाएगा। अब देखिए एक बात और, मूल अधिकार जो है आपका क्या है, साधन है, और डीपीएसपी आपका साध है, टारगेट है। याद कि मैं यहाँ पर बना दिया हूँ, देखिए ये साध है, रास्ता है जाने का, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक अभिवृत्ति, और आपको ये लक्ष्य है सर्वांगीण विकास। डीपीएसपी ऐसे डायग्राम बनाइए तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पे यूएनओ का जो घोषणा पत्र है और जो एसडीजी जो भी सतत विकास लक्ष्य 2015-30 तक है, इसकी प्राप्ति में कहीं ना कहीं डीपीएसपी दोनों आवश्यक है। और मैं यहाँ पे बना दिया हूँ ऐसे करके बॉक्स। अब न्यायपालिका के निर्णय भी लिखना पड़ेगा। चंपकम द्वारा माना मद्रास राज्य विवाद 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को ज़्यादा वैल्यू दिया था कंपेयर टू डीपीएसपी, लेकिन आगे जाकर 1980 में जब विवाद आया, विनर विलियम्स विवाद आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, डीपीएसपी और जो है ना क्या कहते फंडामेंटल एक दूसरे के पूरक है। उन्होंने कहा था एक दूसरे के ऊपर वरीयता देना संविधान के फलतन बैलेंस को नष्ट करना है जो मूल ढांचे का हिस्सा है। मतलब कहा कि अगर आप किसी एक पर फोकस होइएगा तो संविधान का मूल ढांचा ही नष्ट हो जाएगा, और मूल ढांचा नष्ट होना नहीं चाहिए। फिर देखिए जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट में जो है ना आपका कहीं ना कहीं कार्यपालिका विधायिका में भी प्रयास कर रही है। 91 खास करके जो नई आर्थिक नीति के बाद भारत और राज्य सरकार जहां नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित कर रही है, वहीं डीपीएसपी के प्रावधानों को भी इम्प्लीमेंट का काम कर रही है। जैसे कि शिक्षा का अधिकार बनाई कानून, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कानून बनाई, ये सब कहीं ना कहीं सरकार भी प्रयासरत है। अब यही अंतिम लिखना, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है ना एक दूसरे के सहायक व पूरक है। फिर भी कुछ अंतर है, जैसे कि मौलिक अधिकार वाद योग है, डीपीएसपी वाद योग नहीं है। फंडामेंटल राइट कानूनी रूप से मान्य है, जबकि डीपीएसपी नैतिक रूप से मान्य है, और फंडामेंटल स्वतः लागू होता है लेकिन डीपीएसपी लागू नहीं होता है। अब अंतिम देखिए एक और लाइन लिखिए कि इस प्रकार फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कुछ मूलभूत अंतर भले ही दिखाई पड़ती, परंतु पिछले 30 वर्षों में भारतीय न्यायपालिका ने माना है कि दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधारशिला है तथा दोनों एक ही व्यवस्था के अंग है। इसी कारण ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि मूल अधिकार और डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। अगर ऐसा आप लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने का चांस होगा। तो अब देखिए कैसे आंसर लिखा जाए, कैसे फ्रेम किया जाए, आप यहाँ पे इस चीज़ों को सीखिए। और मेरा मेनली टारगेट है कि कैसे आप एक अच्छा कंटेंट के साथ आंसर लिखा है। मेरा 1 महीने से यही प्रयास अपने ग्रुप के लोगों के साथ चल रहा है और जो बहुत लोग इसमें सीख भी रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो था कि ये बोला कि गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीति गठबंधन की राजनीति तथा आर्थिक उदारीकरण के कारण संघवाद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषता बन गई। टिप्पणी करना। देखिए सिंपल क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि 1900 लगभग 77 के बाद से हमारे देश में गठबंधन की राजनीति मेनली स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर आज तक जारी है। और 1991 में हमने नई आर्थिक नीति अपनाया है। इससे क्या हुआ है, देखिए गठबंधन की राजनीति का मतलब क्या होगा, क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है, और आर्थिक उदारीकरण से क्या हुआ, राज्य भी मजबूत हुए हैं। इस वजह से संघवाद जो है ना हमारे देश का मतलब केंद्र राज्य संबंध जो है ना अच्छा होना चाहिए, ये हमारे देश की प्रमुख विशेषता बन। इस पर टिप्पणी करा। देखिए इसमें आपको लिखना क्या था, पहली बात कि सबसे पहले यहाँ क्या करते कि भूमिका लिखते कि भारत भाग 1 में, और ये मैं यूट्यूब पे जब वीडियो बनाती मैं अच्छे से बताया हूँ यूट्यूब पे वीडियो पे, पॉलिटिक्स वीडियो पे, ठीक ना। भाग 1 में कहा गया भारत को राज्यों का संघ कहा तथा वित्तीय प्रशासनिक विधायी शक्तियों का बंटवारा है, परंतु संघीय स्वरूप में गठबंधन की राजनीति व आर्थिक उदारीकरण के कारण काफ़ी बदलाव आया है। आपको मैं बताया था उस वीडियो में कि 51 से लेकर 67 के बीच में केंद्रीकृत संघवाद था, मतलब कि केंद्र ज़्यादा पावरफुल था। फिर 71 से 73 में क्या एकात्मक हो गया क्योंकि आपातकाल का उसमें दौर चला गया था। और 96 के बाद से लेकर 2014 तक ना सौदेबाजी वाला संघ था, मतलब कि कई सारे राज्यों के सरकार से आपस में बातचीत करके सरकार बनती था। और अभी 2014 से लेकर अभी 22 तक जो है ना कहीं सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद है, जो कहीं ना कहीं
संघवाद के बदलते रूप को दिखा रहा। और आप देखिए यहाँ पे ये जो आपको सौदेबाजी संघवाद और जो सहकारी और प्रतिस्पर्धी आया, क्यों आया है? क्योंकि यहाँ गठबंधन और नई आर्थिक नीति वैसे ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। तो ऐसे लिखेंगे, आपको दिखाएंगे। फिर आप यहाँ क्या करेंगे कि गठबंधन की राजनीति के कारण कैसे संघवाद आया है। देखिए गठबंधन की राजनीति क्या होती है, अब किसी एक पार्टी को बहुमत तो मिल नहीं रहा है। 1989 की लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी, ठीक ना। और मंडल कमीशन के सिफारिश से भी क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ है। तो क्षेत्रीय दल इतने हो गए हैं कि गठबंधन की सरकार बन रही है और इसके लिए आपको संघवाद को तो विशेषता बनेगा ही बनेगा। फिर केंद्र और राज्य दोनों में गठबंधन की सरकार बन जा रही है। जैसे कि अभी एनडीए की सरकार, जब नीतीश जी जब साथ थे तो दोनों सरकार थी, आप इसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। बाकी उदारीकरण के कारण कैसे कैसे हुआ है, देखिए उदारीकरण से क्या हुआ है कि एमएनसी कंपनियां आई हैं, राज्यों की अब राज्य स्वायत्तता चाह रही है राज्यों को। अब देखिए आर्थिक विकास के आपको राज्यों का सहयोग जरूर, इसलिए प्रतिस्पर्धी संघवाद आ रहा है। राज्य फिर वित्त आयोग की सिफारिश अच्छी आ रही है। 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना में अच्छे लक्ष्य रखे गए हैं। क्षेत्रीय नियोजन पर बल दिया जा रहा है और सामाजिक विकास, और इसलिए जो है प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को जो है ना क्या हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। तो आप ये ना आर्थिक उदारीकरण कारण जो है ना कहीं ना कहीं संघवाद जो है ना और अभी अपने पीक पर है। और खासकर के नीति आयोग को जिक्र कर दिया, यहाँ पे वित्त आयोग का सिफारिश जिक्र कर दिया, कहीं ना कहीं आर्थिक उदारीकरण कारण जो संघवाद जो है ना ये बन पाया। तो ऐसे अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, अच्छा होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन था अंतिम, ये कि भारतीय राजनीतिक दल विचारधारा के बजाय अधिक यथार्थवादी हो गए हैं, ठीक ना, जिससे दलों की सीमाएं अति लचीली और प्रवेश योग्य, मतलब कि पार्टी विचारधारा को छोड़ के सत्ता बनाने के लिए किसी भी अदर विचारधारा के साथ मिल जाती है, मतलब कि ज़्यादा लचीली फ्लेक्सिबल हो गया। इस पर आप टिप्पणी करें। अब देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर होना चाहिए कि ऐसे सिंपल कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, निश्चित मत विचारधारा होती है, परंतु कुछ वर्षों से इसके स्वरूप में काफ़ी बदलाव आया। मतलब ये वही है यहाँ पे कि जो क्वेश्चन ये है कि अब जो राजनीतिक दल जो है विचारधारा उसका कुछ भी हो, लेकिन सरकार बनाने के पर्पज से वो अपना जो है ना कोई भी कदम उठाने को तैयार रहता है। आप इसमें क्या लिखेंगे, हमारे देश में जितनी भी पार्टी है, पार्टी की अपनी कुछ विचारधारा हो, जैसे कि वामपंथी पार्टी भाजपा को कहा जाता है, फिर मध्यम वर्गीय पार्टी जो है ना कांग्रेस की है, क्योंकि सबको साथ लेकर चलती है। जैसे कि वामपंथी है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वामपंथी पार्टी, समाजवादी पार्टी है कुछ, फिर एक मिश्रित पार्टी है आम आदमी पार्टी। ये सब जो है कहीं ना कहीं पार्टी की अपनी कुछ विचारधारा होती है। जैसे आप सुनते होंगे कि अरविंद केजरीवाल जो हमेशा बोलते थे हम अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर जी या भगत सिंह, ऐसा करके बोलते थे। कहीं ना कहीं हर एक पार्टी के अपना एक विचारधारा होता है, राष्ट्रवाद ये वो। तो पार्टी बनती विचारधारा पर ही है, और आज़ादी के बाद हमारे यहाँ जितनी पार्टी में सबकी अपनी विचारधारा है। जैसे कि समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, जनता यूनाइटेड है, ये सब कहीं ना कहीं समाजवादी लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है। तो हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है। लेकिन हुआ ये है कि जो कि गठबंधन की राजनीति देश में शुरू हो गया और किसी भी पार्टी को ना ही केंद्र ना ही राज्य में पूर्ण बहुमत मिला है, इसलिए जो है ना अतः विचारधारा जो है ना के विचारधारा को पीछे छोड़कर सरकार निर्माण पर फोकस किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल देना पड़ेगा कैसे जो है ना विचारधारा को छोड़कर दूसरे विपरीत लोगों के पास जो है ना गठबंधन किया गया है। जैसे कि पहली बार क्या होता है 1989 में राष्ट्र मोर्चा की सरकार जब लोकसभा में बनी थी, तो उसमें जनता दल थी, भाजपा थी, वाम दल थी। जबकि भाजपा दक्षिणपंथी पार्टी है और ये वाम दल है, फिर भी दोनों साथ थी। मतलब यथार्थवादी, मतलब कि भाई सरकार बनाना है, सरकार मतलब मजबूती सरकार चाहिए। अगला देखिए, अभी आपको पता है कुछ दिन महाराष्ट्र में जो है ना शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार थी। अब देखिए शिवसेना अलग है, एकदम पूरा हिंदुत्व को लेकर चलती है, और कांग्रेस सॉफ्ट मोर्चे पर रहती है, फिर भी गठबंधन बना ना यहाँ पे। कहते हैं ये यथार्थवादी ही हो गया कि अभी जो सरकार बनने के लिए पार्टी कोई भी अपना तिकड़मबाजी करने को तैयार। भाजपा देखिए कई जगह अपना सरकार बनाती है, ये सब लिख सकते हैं आप। नीतीश कुमार जी देखिए, अब भाजपा का भले ही जो 370 का मुद्दा हो या और भी जो मुस्लिम का इशू हो, नीतीश जी हमेशा जो है ना भाजपा के साथ दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी सरकार तो बनाई है। यही बोलते हैं यथार्थवादी, इसी को बोलते हैं। ठीक है, विचारधारा पे कुछ मुद्दा है, लेकिन हम ये लोग रियल हल हो गए हैं। आपको इस एग्जाम्पल से पुट कीजिए। बाकी और सबसे बड़ी बात कि दल बदल करने का भी प्रचलन बन गया है, सरकार बना ले रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं जो आप लिखाइए कि क्या कहते हैं कि
विचारधारा को छोड़ के पार्टी क्या हो जाती है, यथार्थवादी हो जाती है। लेकिन लिखें ऐसा बिल्कुल, ऐसा जो है पूरी तरह सही नहीं, क्योंकि अभी भी जो पार्टी होती है, जो भी कभी अपना घोषणा पत्र जारी करती है, तो उसमें विचारधारा के तत्व दिखाई पड़ जाते हैं। ऐसे करके आप आंसर को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये जो आपको मैं बताया कैसे इसको आंसर लिखना है। बाकी देखिए क्वेश्चन ये है, हरित क्रांति का, ये तो बता ही दिया, ठीक ना, ये तो आपको बता ही दिया क्वेश्चन पूरा अच्छे से। हरित क्रांति प्रभाव ये तो अभी दिखाई दिया, इसके प्रभाव पड़ा डायरेक्ट, इसको क्वेश्चन में दिया था। बाकी जनसंख्या वृद्धि कैसे बढ़ाना अभी साफ है, ये भी आप लोग का हो ही गया, मैं इसको बता ही दिया, इस पीडीएफ में था, ठीक ना। ये हो गया। तो ये जो मैं अभी कुछ जो क्वेश्चन डिस्कस किया, हाँ ये वाला क्वेश्चन एक और छूट गया कि भारत में पूछा था भौगोलिक जनजाति के भौगोलिक वितरण का विवरण दीजिए, उसके क्या समस्या है और क्या समाधान का उपाय। देखिए 3 पार्ट क्वेश्चन था, जनजाति का वितरण दीजिए, समस्या और उसका समाधान लिखा। अब देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ, ये भी मैं अपने ग्रुप में आंसर देखिए ये नोट फेयर किया। देखिए सिंपल क्या लिखना आपको कि जनजाति जनसंख्या क्या होता है, ये लिखना था, ठीक है ना। जनगणना 2011 कितनी 51 में थी या 81 में थी, 2011 में थी, लगभग 10 करोड़ के आसपास है। और यहाँ देखिए वृद्धि दिखा दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनका पदार्थ, देखिए मैं लिखा हूँ पदार्थिक क्षेत्र, क्योंकि उनका वेतन पूछना, देखिए ऐसे लिखिए उत्तरी और पश्चिमी पूर्वी में कहाँ थे, जैसे हिमाचल प्रदेश उत्तर पूर्व राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में, असम में है। यहाँ का क्या नाम डफला, नागा, इस जनजाति के नाम लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या किया हूँ, मध्य क्षेत्र में कहाँ जैसे कि राजमहल की पहाड़ी, गंगा नदी में देखिए संथाल, मुंडा। दक्षिण में कौन कौन है, कृष्णा नदी और गोदावरी के आसपास, तमिलनाडु के आसपास चेंचू, टोटा, कोटा, मोटा, ऐसा लिख दिया है। फिर यहाँ देखिए द्वीपीय में आप अंडमान निकोबार में कौन है, जरब है, ओंग है, निकोबारी सब। तो ये आपका दिखा दिए वितरण। और यहाँ पर आप इसको मैप में भी ऐसे करके यहाँ पे दिखा सकते कहाँ अधिक है कहाँ पे कम है, इस इलाके में ज़्यादा है, ठीक है ना, इधर इस इलाके में ज़्यादा जनजाति लोग रहती है। फिर यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे दिखा दिए अलग से कि कितना परसेंटेज कहाँ का है। देखिए यहाँ पे कि, और देखिए हर एक जगह ना जनजाति का एक समान वितरण नहीं, देखिए अलग अलग है। देखिए यहाँ लिखा है ना, भारत के कुल 600 से अधिक जिले में है, लगभग 452 जो है ना जनजातियाँ निवास करती है, परंतु 70% जनजाति 65 जिलों में ही रहती है। और देश के 82% से अधिक केवल 10 राज्यों में रहती है, जैसे कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। ये आप डेटा क्या करते हैं, इसमें लिख कर इसका भौगोलिक वितरण दिखा सकते हैं इस तरह का, ठीक ना। बाकी इसका समस्या क्या, देखिए जनजाति का समस्या पहला क्या आर्थिक समस्या है कि भाई कृषि का पिछड़ापन है, जंगलों पर निर्भर है, ऋणग्रस्तता है, संयोजक समस्या है। सामाजिक में क्या है, सभ्यता के साथ उन्हें एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे, शिक्षा नहीं हो पा रहा है, शैक्षणिक पिछड़ापन है, जनसंख्या उनकी तीव्र बढ़ रही थी, ये सब उनकी क्या है समस्या है। आगे देखिए वही सांस्कृतिक है, धार्मिक समस्या है, स्वास्थ्य है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ है। तो अब यहाँ पे ना आप इसको समस्या दिखा सकते। अब यहाँ देखिए समाधान का उपाय देखिए क्या क्या हुआ। राज्य के द्वारा सिविल अधिकार फंड अधिनियम 1955, SC ST एक आया था एक 1998। फिर देखिए संविधान में कुछ लिखा है 15, 14, 17, ये सब जो है ना प्रावधान के बारे में। फिर जो 303 तक आज सरकारी नौकरी में आरक्षण भी देखिए दे दिया गया है। फिर सरकारी जो है मनरेगा है, ट्राइसेम है, मतलब कई सरकार जो है 3 लेवल प्रयास कर रही है ताकि जो है इनका जो इनकम बढ़ सके। देखिए यहाँ प्रयास लिख दिया। सरकार जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय लॉन्च किया है। फिर जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप लॉन्च किया है। ये सब सरकार की योजनाएं हैं जिसमें जो है ना इनके लिए चलाया जा रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं जनजाति समुदाय का। मतलब कहना ये है कि आपका जो है ना ये जो जनजाति में क्या क्वेश्चन लिखा जाए, मैं इसको डिस्कस कर दिया, मैं ये नोट्स ऑलरेडी में शेयर किया था। ये जो हुआ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली मैं बताया वो हो गया। बाकी यूट्यूब में देखिए ये सब वीडियो मतलब कि पढ़ा हुआ जो मैं बताया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग है, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो या साइंस टेक का हो या पॉलिटी का हो, उसको हम कवर कर लेंगे। तो आप वीडियो को देखिए, एक बार 2 बार देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।